दोस्तों, बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में एक जो कि व्याली कावल इलाका पड़ता है, उस इलाके से जो कि एक बिल्डिंग है, उस फ्लैट से जो कि एक काफ़ी बदबू आने लगती है। 21 सितंबर 2024 का दिन था वो दोस्तों, और जो कि उस दिन उस फ्लैट से जो कि काफ़ी बदबू आ रही थी। आस पड़ोस के लोग को रहने वाले काफ़ी दिक्कत ज़्यादा हो रही थी। जो बगल के पड़ोसी रहने वाले थे उन्हें काफ़ी बदबू ज़्यादा लग रही थी। आखिरकार बदबू कहाँ से आ रही थी? लोग इस तरह देखते देखते बदबू की काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी, और जो कि दुर्गंध इतना काफ़ी तेज़ थी कि उस फ्लैट में रहना सभी लोगों के लिए मुश्किल हो गया था। जब पता लगता है कि इस बिल्डिंग से, इस रूम से जब दुर्गंध आ रही है, आखिरकार इस रूम में कौन रह रहा है, इस तरह पता करते करते पता चलता है कि उसमें एक लड़की जो कि 29 साल की उम्र था। वो लड़की का नाम था महालक्ष्मी। महालक्ष्मी उस बिल्डिंग में रह रही थी, उस फ्लैट में रह रही थी, और जो कि उसके घर वालों को जो कि फ़ोन किया जाता है, उसके माता पिता के फ़ोन किया जाता है, तो माता पिता जब आते हैं वहाँ पे दरवाज़ा जो कि बाहर से पूरी तरह से जो कि लॉक था, दरवाज़ा जो पूरी तरह से लॉक था, उस दरवाजे को तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद जब माँ मीना पहुँचती है, घर के अंदर प्रवेश करती है, जैसे ही दरवाजे के अंदर प्रवेश करती है, प्रवेश करते ही देखती है जो कि खून के धब्बे और जो कि चारों तरफ सामान जो कि बिखरा हुआ था। इस तरह से बिखरा हुआ था जो कि लगता है कि किसी ने जोर ज़बरदस्ती से जो कि चारों तरफ जो कि एक डकैती डाला था। चोरों को जैसे सामान जो कि पूरी तरह से बिखर दिया गया था। लेकिन माँ जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, जो कि उस नज़ारा आगे देखती ही तो नज़ारा ही कुछ अलग ही था। दोस्तों, उस नज़ारे में एक ऐसा था कि खून के धब्बे भी छिट्टे दिखाई दे रहे थे, काफ़ी ज़्यादा था। उस खून के धब्बे भी दिखाई देते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो खून का धब्बा जो कि नीचे जो कि पड़ा हुआ था, जहाँ तक ये खून का डब्बा गया था वहाँ तक जब माँ मीना पहुँचती है तो देखा जाता है तो एक फ्रिज था, उस फ्रिज के पास से जो कि खून गुजरा हुआ था। जैसे ही माँ मीना वो फ्रिज को खोलती है, फ्रिज को खोलने के बाद माँ मीना देखती है नज़ारा देखने के बाद फ्रिज के अंदर वो नज़ारा था कि माँ मीना जो कि चीख और चिल्ला जाती है, जो कि तुरंत वो बेहोशी हालत में हो जाती है, और जो कि बदबू भी इतना काफ़ी तेज़ था कि माँ मीना और जो कि तमाम लोगों के लिए वहाँ पर जाना जो कि काफ़ी आसानी लग रहा था। माँ मीना देखती है कि उस फ्रिज में जो कि एक इंसानी मांस जो कि रखा हुआ था, जो कि पूरी तरह से काटा हुआ था, और एक जो कि सिर भी रखा हुआ था। वो सिर किसी और का नहीं बल्कि मीना की बेटी जो कि महालक्ष्मी थी। महालक्ष्मी थी। आखिरकार किसने कत्ल किया और क्यों किया, वजह क्या थी? आखिरकार कत्ल के बारे में जानने के लिए लोग जो कि तमाम कोशिशें करते रहे, लेकिन तमाम दिनों बीतने के बाद पुलिस ने इस केस को जो कि महालक्ष्मी मर्डर केस को सुलझाने में काफ़ी दिनों लगा दी। दोस्तों, आइए इस कहानी के जरिए एक महालक्ष्मी मर्डर केस की कहानी आपको बताने जा रहे हैं। मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और जो कि सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार, प्रणाम, मैं जेवी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कि नेपाल के एक इलाका पड़ता है, जिस इलाके का नाम होता है टीकापुर। टीकापुर के रहने वाले जो कि एक मीणा और जो कि चरण सिंह, मीना और चरण सिंह जो कि एक 35 साल पहले जो कि बेंगलुरु शहर में आए थे, जो कि कमाने के लिए और जो कि खाने के लिए अपनी परिवारिश जो कि पेट को झीका चलाने के लिए धीरे धीरे करीब उनको 35 साल इस शहर में जो कि रहते हुए जो कि गुजर गए। उनके तन से और जो कि मीणा और चरण सिंह के दोनों के बीच जो कि चार बेटा और होते हैं, उसमें जो कि 2 बेटियां भी है और जो कि 2 बेटे भी हैं। बेटियों का नाम होता है, एक बेटी का नाम होता है महालक्ष्मी और दूसरी बेटी का नाम होता है जो कि लक्ष्मी। और जो 2 लड़के होते हैं, एक लड़के का नाम होता है हुक्म सिंह और दूसरा का नाम होता है नरेश भी जो कि बेंगलुरु शहर में रह करके जो कि कमाई धमाई अपना परिवार का जो कि झींका चला रहे थे। दोस्तों,
बेटी महालक्ष्मी जो होती है, उस बेटी का जो कि शादी एक हेमंत दास नाम के व्यक्ति से शादी होती है। हेमंत दास जो कि पता चलता है कि वो व्यक्ति जो कि कर्नाटक के ही बेंगलुरु के एक नीलमंगना इलाका पड़ता है, उस गांव का रहने वाला व्यक्ति था। उसी से जो कि महालक्ष्मी का शादी हो जाता है। बताया जाता है कि नीलमंगला गांव के रहने वाला जो हेमंत दास था, जो कि एक मोबाइल रिपेयर दुकान पे जो कि वो चलाता था, चला करके जो कि परिवार का परवरिश करता था, उसी से उसका बिजनेस चल रहा था, धंधा चल रहा था, परिवार उसी से भरण पोषण हो रहा था। लेकिन दोस्तों, इन महालक्ष्मी और हेमंत दास के बीच एक जो कि बेटियां थी, उन दोनों के बीच एक बेटियां थी, दोनों के बीच बेटियां थी। जो कि दोस्तों कुछ दिनों तक रिश्ता जो कि उन दोनों के बीच चला, लेकिन धीरे धीरे 2023 आते आते उन दोनों के बीच कुछ खास जो कि खटास आने लगती है। दोनों के बीच रिश्ते में जो कि खटास काफ़ी ज़्यादा आने लगती है, जो कि उस रिश्ता जो कि दोनों के बीच काफ़ी दरार आ जाती है। दरार ये आ जाती है कि दोनों एक दूसरे के देखना जो कि पसंद नहीं कर रहे थे। हेमंत दास जो कि अब दूर धीरे धीरे रहने लगा, और जो कि और महालक्ष्मी भी एक अलग फ्लैट में रह करके अपना जीवन यापन करने लगती है। जो कि महालक्ष्मी जिस फ्लैट में रह रही थी, अपना अकेला जीवन बसर जो कि कर रही थी, और जो कि माँ मीना, और जो कि जब से पति से अलग हो गई, जो कि महालक्ष्मी जब से अपने हेमंत दास पति से अलग हो गई, मीना और चरण सिंह अपनी बेटी से 15 या 20 दिन में मिलने के लिए जो कि हमेशा आते थे। लेकिन दोस्तों, एक दिन बताया जाता है कि जो कि 3 सितंबर के दिन जो कि फ़ोन माँ मीना लगाती है, लेकिन बेटी का फ़ोन नहीं लगता है। बेटी का फ़ोन नहीं लगता है, और बहुत दिनों तक फ़ोन लगाया, लेकिन बेटी का फ़ोन नहीं लगता है। माँ जो कि काफ़ी घबरा जाती है, आखिर बेटी का फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है, वजह क्या है। माँ कुछ दिनों तक जो कि अपना मन को मनाई, और जो कि माँ तो माँ होती है और पिता तो पिता ही होता है दोस्तों। लेकिन माँ का मन नहीं मानता है दोस्तों। और 21 सितंबर का वो शाम जो कि वो रात, माँ जब वहाँ से चलती है, अपनी जहाँ से रह रही थी वहीं से जो अपनी बेटी के लिए मिलने के लिए आती है। जैसे ही घर के दरवाजे पे होती है, और जो कि घर के दरवाजे पे 21 सितंबर का दिन था दोस्तों। 21 सितंबर 2024 का वो रात, वो दिन जब माँ मीना और जो कि अपने बेटी जो कि एक छोटी लक्ष्मी थी, उस लक्ष्मी के साथ पहुंचती है दरवाजे पे से कुछ दुर्गंध आ रही थी। दुर्गंध जो कि काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। उस घर का दरवाज़ा देखती है तो अंदर जो कि बाहर से लॉक था, जो कि ताला लगा हुआ था, उस दरवाजे को तोड़ा जाता है। कुछ लोगों ने मिलकर दरवाजा के तोड़वाते हैं। तोड़वाने के बाद जब मीना और जो कि लक्ष्मी घर के अंदर प्रवेश करती है, तो देखती है तो सारा सामान जो कि बिखरा हुआ था। सामान तो बिखरा हुआ था ज़रूर, लेकिन दोस्तों उस घर में जो कि खून के धब्बे जो कि काफ़ी नीचे फर्श पे पड़े हुए थे। इतना फर्श पे सामान जो कि ब्लड बिखरे हुए थे, माँ मीना जो कि चिंतित हुए, आखिरकार ब्लड और खून के डब्बे कहाँ से इतना ज़्यादा आ गए। जैसे जैसे घर के अंदर घुस रही थी, जो कि ब्लड जहाँ से शुरुआती हुआ था, जहाँ से ख़त्म हुआ था, वहीं पहुँचती है माँ मीना। और जो कि वहाँ पे एक घर के अंदर जो कि एक फ्रिज रखा हुआ था, उस फ्रिज को माँ मीना खोलती है। मीना खोलने के बाद जो कि चीखने और चिल्लाने लगती है, जो कि इतना चिल्लाने लगती है, चीखने चिल्लाने की इतनी आवाज़ होती है कि लोग सुनते जो कि एकत्रित होते हैं, सैकड़ों को भीड़ जो कि वहाँ आस पड़ोस के रहने वाले लोग जो कि एकाएक जुट होते हैं। लेकिन दुर्गंध बहुत ही ज़्यादा थी, लोगों को वहाँ रुकने में काफ़ी आसानी हो रही थी, लोग वहाँ पे रुक नहीं रहे थे, जो कि दुर्गंध इतना ही काफ़ी ज़्यादा था कि दुर्गंध में आदमी कोई नहीं रुक रहा था। इस तरह माँ मीना और जो कि माँ बेटी लक्ष्मी जो कि वो पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया जाता है। पुलिस जब आती है दोस्तों, पुलिस जब आती है और देखती है तो पुलिस
देखते देखते पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए थे दोस्तों। पुलिस देखती है कि इंसानी मांस जो कि पूरी तरह से काटा गया है। बताया जाता है दोस्तों कि कुछ साल पहले एक श्रद्धा मर्डर केस जो कि हुआ था, उसकी लाश को जो कि 35 टुकड़ों में काटा गया था। आज उस श्रद्धा मर्डर के बदले जो कि टूक बताया जाता है दोस्तों कि वो श्रद्धा मर्डर का तो 35 टुकड़ों में लाश कटी थी, लेकिन इसकी लाश को बताया जाता है कि पुलिस ने जब इस लाश को गिनती करते करते धीरे धीरे 59 टुकड़ों में लाश मिलती है दोस्तों। पुलिस का ये बस की बात नहीं थी, तो पुलिस भी दुर्गंध से जो कि काफ़ी पीछे हट रही थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम घर से कुछ लोगों को बुलाती है और जो कि उस लाश को फोर्स टीमें आती है और जांच करती है। जांच करने के बाद उस लाश को पोस्टमार्टम घर में ले जाती है, उसकी पोस्टमार्टम की जाता है और जो कि तमाम जो टीमें गठित की जाती है। आखिरकार कत्ल किसने किया है चारों ओर पूछा जाता है, तो पता चलता है कि कुछ साल पहले एक पति जो था, जो कि हेमंत दास से जो कि हेमंत दास और महालक्ष्मी के बीच काफ़ी जो कि बिगड़ चुकी थी, दोनों के बीच खाट मिठास हो गया था। दोनों के बीच जो कि झगड़ा चल रहा था, उन दोनों के बीच मीणा जो होती है, मीणा माँ, जो कि उसका शक जो कि हेमंत दास पे पड़ती है। पुलिस ने जब हेमंत दास को गिरफ्तार करती है, जो कि उसके घर पे पहुंचती है और उसे गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद जो कि एक हैरान करने वाली बात बताता है। हैरान करने वाली ये बात बताता है दोस्तों, बताता है कि उसका महालक्ष्मी का कुछ दिनों पहले एक लड़के से जो कि अवैध संबंध हो जाता है। उस लड़के का नाम होता है अशरफ नाम का जो लड़का होता है, उससे जो कि अफेयर चल रहा था, वही ने शायद ऐसा घटने को अंजाम दिया होगा। पुलिस को जो बता रहा था, तो पुलिस भी रोंगटे खड़े हो गए थे। आखिरकार अशरफ ऐसा क्यों कर सकता है, अशरफ क्या है? हेमंत दास ने बताता है कि अशरफ और जो कि महालक्ष्मी के बीच जो कि अवैध संबंध चल रहा था, जो कि लव अफेयर चल रहा था। महालक्ष्मी जो थी एक जो कि मॉल में काम कर रही थी, ब्यूटी सेंटर में जो कि वो काम कर रही थी। उन दोनों के बीच जो कि अशरफ था, अशरफ जो कि रोज़ाना उसे जो कि अपने गाड़ी से महालक्ष्मी को ले जाता था और जो कि छोड़ता था। कुछ लोगों ने भी देखा है इस बारे में। जब अशरफ के यहाँ पुलिस पहुँचती है दोस्तों, पुलिस पहुँचती है अशरफ को, उस अशरफ को बताया जाता है कि जो कि हेयर ड्रेसर था, जो कि एक नाई का काम करता था। जब वहाँ पुलिस पहुँचती है, जो कि अशरफ को पुलिस जब गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस अशरफ को रिमांड पर लेती है, रिमांड पर लेने के बाद जब अशरफ को पूछताछ करती है, तो अशरफ ने खुलासा कुछ उसके चीज़ों को नहीं मिलती है, उसके पास से कोई साबूतें नहीं मिलती है। सारा डेटा जो कि इन दोनों को खंगालती है, लेकिन डेटा में कोई जो कि ऐसा लोकेशन नहीं था इससे मिलता जुलता हुआ था। कुछ दिनों तक जो कि अशरफ को लेकर के पुलिस पूछताछ कर रही थी, लेकिन इसके बारे में अशरफ को कुछ नहीं पता था। साफ साफ उसको कुछ दिन तक पुलिस पूछने के बाद पुलिस ने जो कि अशरफ को छोड़ दिया। अब जो कि पुलिस का हाथ जो कि काफ़ी निराश जा रहा था। आखिरकार कत्ल किसने किया है और क्यों किया है, क्या वजह है, आखिरकार महालक्ष्मी के पीछे कातिल कौन है? इस कातिल को पहुंचने के लिए पुलिस ने तमाम कोशिशें करती है। जो कि आस पड़ोस के लगने वाले जो कि सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उस सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है, तो पता चलता है कि 2 सितंबर के दिन 2 लोग जो कि एक लोग आए थे और जो कि 2 सितंबर के दिन वो लोग आए थे जो कि उनको देखती है और पुलिस ने पहचान तो नहीं कर पाती है, लेकिन वो लोग दिखाई देते हैं। आखिर वो व्यक्ति कौन था, उस व्यक्ति के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाती है। तो जुटाने में बात पता चलता है कि उस व्यक्ति का जो कि परिवार जो कि मुंबई में रहता है। उस लड़के का नाम होता है दोस्तों मुक्ति रंजन राय। उस मुक्ति रंजन राय के परिवार के बारे में पता चलता है कि वो जो कि मुंबई में रह करके अपने परिवार का गुजर बसर करता है, जो कि वहाँ का माँ खा रहा था। उसके भाई के बारे में पता चलता है, उससे भाई से पुलिस पूछताछ करती है, जो कि किसी तरह मुंबई में पूछताछ
उससे की जाता है, आखिरकार मुक्ति रंजन कहाँ है। तो बताते हैं, उसका भाई ने बताया कि उसके भाई ने ऐसा एक बताता है कि पुलिस की भी कलेजा हिल जाता है दोस्तों। वो बताता है कहानी की जो कि मुक्ति रंजन मुझे बताया था कि मैंने जिस लड़की से मेरा जो रिश्ता संबंध था उस लड़की का जो मैंने हत्या कर दिया। लेकिन पुलिस मुक्ति रंजन को ढूंढ रही थी, आखिरकार मुक्ति रंजन कहाँ है। उसके बारे में परिवार के लोग बताते हैं जो कि वो तो 24 सितंबर को ही घर आया था। मुक्ति रंजन जो कि उड़ीसा का रहने वाला था। उड़ीसा एक भद्रक शहर पड़ता है। भद्रक शहर के अंतर्गत एक फंडी गांव पड़ता है। फंडी गांव का रहने वाला था जो कि मुक्ति रंजन से पहुंचती है पुलिस। जब पूछताछ कुछ लोगों से उसके बारे में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि मुक्ति रंजन जो कि 24 सितंबर को ही जो कि उड़ीसा पहुंचा था। लेकिन 24 सितंबर के पहुंचने के बाद जब 25 सितंबर के दिन वो घर से निकलता है दोस्तों, निकलने के साथ साथ जो कि एक लैपटॉप लिया था, वो लैपटॉप लेके निकलता है। लेकिन घर से ये बात किसी को नहीं बताता है आखिरकार वो कहाँ गया है, क्यों गया। पुलिस को पता चलता है, उस दिन पहुंचती है और जो कि उसके बारे में पूछताछ करती है तो पता चलता है कि मुक्ति रंजन जो कि एक जो कि इलाका पड़ता है कुलेपड़ा इलाके नामक में एक कब्रिस्तान थी। उस कब्रिस्तान में पता चलता है कि उस मुक्ति रंजन ने जो कि एक फंदा लगाकर जो कि फांसी लगाकर अपने आप को आत्महत्या कर लिया। लेकिन दोस्तों आत्महत्या करने के बाद पुलिस जब उसकी यहाँ पहुँचती है तो कुछ ऐसा खुलासा करने वाला था कि पुलिस को भी होश उड़ गए थे। जब वहाँ जो कि शव के पास पुलिस पहुँचती है तो उसके पास से एक डायरी मिलती है। उस डायरी में एक ऐसा चीज़ लिखा हुआ था। दोस्तों बता देते हैं कि उस डायरी में एक ऐसा चीज़ लिखा हुआ था कि पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। उस डायरी में ये लिखा हुआ था कि 2 सितंबर का दिन मैंने उसके रूम पे गया और 3 तारीख को मैंने उसकी हत्या कर दिया। 3 तारीख की हत्या करने के बाद मैंने वहाँ से भाग गया। हत्या करने का मकसद ये था कि उस दिन मैंने उसके घर पे गया और हम दोनों के बीच जो कि कुछ बातों को लेकर के मुक्ति रंजन ने ये पत्र लिखा था कि हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ और झगड़ा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। उस झगड़े में मुझे महालक्ष्मी ने कुछ हमें मार दिए। मारने के बाद मैंने वो गुस्सा जो कि मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, इस वजह से मैंने उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद मैंने सोचा कि आखिरकार इसका शव का क्या होगा, आखिरकार इसकी शव को कहाँ ले जाए, छुपाया कहाँ जाए। सोचा आखिरकार इसकी शव को बोटी काट देता है। काटने के बाद 59 टुकड़ों में जो कि बताया जाता है, जिस डायरी में लिखा था कि मैंने 59 टुकड़े टोटल उसके किए थे। 59 टुकड़े करने के बाद उसकी फ्रिज में मैंने सारा बोटी करके मांसों को रख दिया और जो कि रखने के बाद जितने भी ब्लड जो कि नीचे डब्बे गिरे हुए थे, उस डब्बे को मैंने मिटाने की कोशिश किया, लेकिन वो डब्बा जो कि छूट गया। मैंने उसी दिन मैंने वहाँ से जो कि फरार हो गया, जो कि मुझे काफ़ी डर सता रहा था। आखिरकार मैंने कत्ल तो किया हूँ, लेकिन मैंने अनजाने में और जाने में मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दिया। मैंने पछतावा तो किया, लेकिन मैंने आकर के जब 24 सितंबर का दिन मैंने घर आया और जो कि 25 सितंबर को मैंने घर से निकला और जो कि अपना भी जान जो कि कुर्बान कर दिया। मैंने भी अपना जो कि शव जो कि एक कब्रिस्तान में जो कि हत्या, और जो कि मेरे मन में ऐसा आ रहा था कि मैं शायद जी कर क्या करूँगा। आखिरकार ये सोच कर के काफ़ी ज़्यादा जो कि भयभीत हो गया था। इस तरह से पुलिस ने इस कत्ल के बारे में सुलझाई और जो कि कत्ल के कातिल को पता लगा लिया आखिरकार। दोस्तों साफ ये बात जो कि तय हो चुका था कि मुक्ति रंजन राय जो कि इस कत्ल का और कातिल का जो कि एक मास्टरमाइंड था, आखिरकार सुसाइड अपना आप खुद कर लिया। साफ ये तय हो गया था कि मुक्ति रंजन और दोनों के बीच जो कि एक झगड़ा वजह बनती है। वजह बनने के बाद मुक्ति रंजन जो कि काफ़ी गुस्से में आता है। गुस्से में आने के बाद
महालक्ष्मी की, जो कि हत्या कर देता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, और मेरी वीडियो को प्लीज़